आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पहले जहां पर माशी बहरान से हालात खस्ता हुए थे, हालात बिगड़ना शुरू हुए थे, धीरे धीरे माशी हालात के साथ ही अब सियासी जो बहरान है वो भी श्रीलंका के सामने खड़ा हो गया है। हालांकि सदर गोटाबाया राजापक्षे 13 यानी कल 13 जुलाई को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे और 20 जुलाई को श्रीलंका में सदारती इंतखाबात होंगे, यानी मुल्क को नया सदर मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंतखाबात होते हैं और जो सियासत है वो भी आगे बढ़ेगी, नई सरकार मिल जाएगी, नया चेहरा मिल जाएगा, लेकिन श्रीलंका के साथ जो मसाइल हैं, जो माशी बहरान है, क्या इसका हल निकल पाएगा या श्रीलंका के जो हालात हैं इन पर काबू कैसे पाया जाएगा? चाहे वो माशी बहरान की बात करें या सियासी बहरान की बात करें, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि श्रीलंका का बहरान आखिर थमेगा कैसे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ ब्रिगेडियर तरुण मदान साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनहास जी एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। प्रेम कुमार साहब सीनियर सहाफी हैं और कर्नल टीपी त्यागी साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स की भी अच्छी जानकारी रखते हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। पड़ोसी परेशान है, हालात दिन ब दिन श्रीलंका के खराब हो रहे हैं, हिंदुस्तान पर इसके किस तरह के असरात आप देखते हैं या हिंदुस्तान पर इसके किस तरह का असर होगा? देखिए, इतिहास गवाह है, बहुत सारे मुल्कों की इकोनॉमी फेल हुई है जी, लेकिन श्रीलंका के केस में इकोनॉमी तो फेल हुई है मगर उसके रिवाइवल की कोई उम्मीद भी नहीं है। कारण ये कि टूरिज्म खत्म हो चुका है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है ही नहीं, एक्सपोर्ट कैसे करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो चुका है। अब ऐसे में आज जो नई सरकार बनती है, क्या वो सरकार के हाथ में कोई जादू का डंडा होगा? लिहाजा उसके लीडर को भी इस इमरजेंसी के समय में रेडिकल और रिस्की डिसीजंस लेने होंगे। यहाँ आता है हिंदुस्तान बीच में। हिंदुस्तान पहले ही करीब $3 बिलियन श्रीलंका को दे चुका है। अब यहाँ कोई धर्मशाला तो है नहीं और फिर कोई भी मदद के लिए कुछ गिव एंड टेक होना जरूरी है। अब अच्छा होगा, हालांकि बहुत लोग इसका विरोध करेंगे, लेकिन मैं अपना सजेशन देना चाहता हूं कि ये समय है, ऐसे समय में श्रीलंका का जो नया प्रेसिडेंट बनता है वो एक रेडिकल डिसीजन ले कि जो डील उसने हम्बन टोटा के लिए चाइना से की है वो इसे खत्म करता है। इससे पहले भी एग्रीमेंट खत्म हुए हैं। दरअसल में एग्रीमेंट बनाए ही खत्म करने के लिए जाते हैं। क्या ये सच नहीं है कि जर्मनी ने एग्रीमेंट के बाद भी रशिया पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अटैक कर दिया था और अभी हाल में चाइना ने मलक्का स्टेट के लिए अल्टरनेटिव रूट ढूंढने के लिए थाईलैंड से समझौता किया और थाईलैंड ने उसको कैंसिल कर दिया। ऐसे में ये कैंसिल करे और उसके बाद हिंदुस्तान को ये काम दे हम्बन टोटा को। कारण ये कि हम्बन टोटा एक ऐसा पोर्ट है इंडियन ओशन में जो इतनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, जहां से 70% दुनिया का व्यापार होता है, कि वहां से जहाज को निकलने में 24 घंटे का टर्नओवर बच जाता है। यानी कि 24 घंटे का समय भी और 24 घंटे का ईंधन भी, यानी कि वहां से रिवाइवल बहुत तेज गति से हो सकता है। और चूंकि श्रीलंका कुल मिला के करीब करीब दिल्ली के बराबर है, लिहाजा हिंदुस्तान आके इसमें प्रोएक्टिवली सपोर्ट करे, फुल सपोर्ट करे और हम्बन टोटा का कंट्रोल अपने हाथ में ले। इतिहास इस बात का भी गवाह है कि श्रीलंका ने पहले हम्बन टोटा को इंडिया को ही ऑफर किया था, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने इसे नहीं माना। अब इस काम के ऊपर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, यानी हालात सुधर सकते हैं लेकिन बहुत सख्त कदम उठाने होंगे। मैं ब्रिगेडियर तरुण मदान जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से कर्नल टीपी त्यागी साहब कह रहे थे कि रिवाइवल बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि कोई किसी एक दो शहर या स्टेट का मामला नहीं है, तो पूरे मुल्क का मामला है, पूरी कंट्री का मामला है। अब यहां पर हालात कैसे सुधरेंगे ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। क्या कुछ करने की जरूरत है या किस तरह से ये हालात सुधर सकते हैं?
क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस तो पहले था ही, अब पॉलिटिकल क्राइसिस भी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। मेरे साथी पहले ही बोल चुके हैं, किसी के हाथ कोई जादू की छड़ी नहीं है जी। जो भी रिफॉर्म्स वो लाते हैं उसका रिजल्ट आने में टाइम तो लगता ही लगता है। हाँ, एक इनिशियल इकोनॉमिक एड पैकेज उनको दे दिया गया है, बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उससे भी कुछ उम्मीद की जाती है। लेकिन अगर आज आप बाहर के हालात देखें, जो ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर ऑलरेडी चल रहा है, बाकी मुल्कों पर भी बहुत प्रेशर है, तो कौन कितनी क्या मदद कर सकता है या यूनाइटेड नेशंस क्या मदद कर सकता है, तो ये सारे बदलाव आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इंडिया का एक बहुत बड़ा हाथ यह है कि उनके जो मैनेजमेंट है वो काफी, इंडिया अपने एडवाइजर्स भेज सकता है, उनकी पॉलिसी रिफॉर्म्स कर सकता है, लेकिन इन सब चीजों में टाइम लगेगा। ये कोई ओवरनाइट होने वाली चीजें नहीं है। हाँ, आप उनको सही एडवाइस वो कर सकते हो, उनके पोर्ट्स वगैरह हैं, उनके जो बिजनेस हैं उनको एग्रीकल्चर एड दे सकते हो आप, ये सारे काम जो है आप कर सकते हो एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते। और श्रीलंका से हमारे बहुत पुराने संबंध रहे हैं, तो इंडिया और हमारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन बाकी मुल्कों को भी आने की जरूरत है, लेकिन ऐसे मुल्क जो उनका कोई नुकसान ना कराएं। मेरा इशारा की तरफ है कि आप देख चुके हैं कि चाइना के साथ हाथ मिलाने के कारण उनका क्या हश्र और क्या हाल हुआ है। तो ये जो बाकी मुल्क हैं उनको भी समझना चाहिए। कुछ ऐसी एक लगभग पैसे हमारे एक और पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां भी स्थिति कोई बहुत ठीक नहीं है, लेकिन श्रीलंका वाली स्थिति नहीं है, लेकिन वहां की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो ये लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे मुल्कों से हाथ मिलाते हैं तो आपका हश्र क्या हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना सबको। बिल्कुल। मैं प्रेम कुमार साहब आपके पास आना चाहूंगा। डिबेट का जो असल मकसद है कि श्रीलंका में हालात तो बिगड़ गए और हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए, अब पटरी पर कैसे लौटेंगे, क्या लग रहा है? या इससे पहले किसी और मुल्क में इस तरह के हालात रहे हों और वहां की कोई एग्जाम्पल हो? किस तरह से ये हालात सुधरेंगे? जो क्राइसिस है इसे श्रीलंका कैसे निपटेगा? जी हुरैरा जी, बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये समझिए कहीं भी कोई भी हालात चाहे जितने बुरे क्यों ना हो वो सुधरते हैं। और अर्जेंटीना, चिली तो हालिया उदाहरण है, लेकिन दुनिया के कई देशों में ऐसा हुआ है कि हालात सुधरते हैं, लेकिन उसमें राजनीतिक नेतृत्व की बड़ी भूमिका होती है। और जो स्थिति पैदा होती है उसके लिए भी राजनीतिक नेतृत्व ही जिम्मेदार होता है। ये राजनीतिक नेतृत्व सो कॉल्ड राष्ट्रवादी था, तमिलों से नफरत कराता था, मुसलमानों से नफरत कराता था। और ये जो राष्ट्रवाद का, अंध राष्ट्रवाद का जो स्वरूप था वो अपने चरम पर पहुंचकर ये टूट गया। वो ऑर्गेनिक खेती जो श्रीलंका ने अपनाई, उस खेती की वजह से ये किसान तबाह हुए। उसको कैसे मैनेज करना था उसमें राजनीतिक नेतृत्व फेल रहा। और अब जहां तक बात आती है कि पड़ोसी देश या दुनिया के देश उनको मदद करे, मदद तो दुनिया को करनी चाहिए, यूएन को करनी चाहिए, सारे विकसित देशों को करनी चाहिए। वो मदद क्या होती है? देखिए, जनता उस मतलब मानवीय आधार पर पब्लिक भूख से ना मरे, ये सुनिश्चित करना दुनिया का काम होना चाहिए। लेकिन हाँ, फायदा उठाना, जैसा त्यागी जी सजेस्ट कर रहे थे कि हम बनटोटा ले लिया जाए, ये जो मकसद है, चाइना से भी बदतर हमारी नीयत है क्या? ये कह रहे हैं कि धर्मशाला तो है नहीं हिंदुस्तान, तो क्या हिंदुस्तान में सारी धर्मशालाएं बंद कर दी जाए क्या? धर्मशाला तो एक अच्छी चीज होती है, धर्मशाला दूसरों के परोपकार के लिए होती है। जी, तो क्या हम श्रीलंका की जो की स्थिति है उसका फायदा उठाने के लिए पड़ोसी देश होता है? फायदा उठाने की कोशिश करेंगे आप, अडानी को वहां पर जाकर के घुसाएंगे आप, तो ये फिर फायदा उठाने कहा जाएगा, ये भलबन साथ नहीं कहा जाएगा। जो आप मदद करेंगे उसको भीख बोला जाएगा। जैसे नेपाल ने एक बार दुत्कारा था हिंदुस्तान को, एक बार श्रीलंका भी दुत्कारेगा। हम मदद भी करेंगे और हमें वहां की जनता गाली भी देगी। ये स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, इंसानियत भी कोई चीज होती है और हिंदुस्तान इंसानियत की बुनियाद पर बहुत बड़ी मदद कर रहा है श्रीलंका की। टीपी त्यागी जी, आप कुछ सर कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, करुणा, दया, क्षमा, सहनशीलता, अतिथि सत्कार, ये व्यक्तिगत चरित्र के हिस्सा हैं, होने चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र के हिस्सा नहीं है। राष्ट्रीय चरित्र में आपको पहले देश का देखना पड़ता है,
पृथ्वीराज चौहान ने अगर पहली बार मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता तो हिंदुस्तान का इतिहास अलग होता। तो हम धर्मशाला राष्ट्र के नाम पे खोल के नहीं बैठेंगे, बाकी सब जगह खुली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको अगर हम्बल टोटा मिलता है तो हम उसे फ्री में हड़प थोड़ी रहे हैं, हम तो उसके बाद में। लेकिन कर्नल साहब, इंसानियत भी तो कोई चीज होती है, इंसानियत की बुनियाद पर ही हिंदुस्तान मदद कर रहा है अपने पड़ोसी की। इसको इंसानियत के हमारे लिए वहां से केवल 240 नॉटिकल मील कन्याकुमारी है, और वहां पे अगर चीन का ये हम्बल टोटा बनता है जो बाद में मिलिट्री बेस बनता है तो हमारे लिए तो एक परमानेंट मुसीबत खड़ी हो जाती है। इंडियन ओशन जो आज की तारीख में एडवांटेज इंडिया है, इट विल बिकम एडवांटेज चाइना। तो वी हैव टू कंसीडर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा नहीं है कि मैंने ये ऑफ द कप आपको सजेशन दिया है, ऐसे सजेशन में बैलेंस है और हम तो कर ही रहे हैं। हमारी इंसानियत तो ये है कि हमने $3 बिलियन पहले दे दिया, और भी देने को तैयार है, खाद्य सामग्री देने को तैयार है। 350 मैट्रिक टन LPG गैस उनको भेजी गई है अभी हाल में। तो इट इज नॉट दैट वी आर नॉट डूइंग इट, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम केवल करते ही रहे। इसमें ऐसा नहीं है कि हम उनका फायदा उठा रहे हैं, हम उनका फायदा कर रहे हैं, इसमें उठाना नहीं है। ये विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, ये एक अपनी जगह एक और डिबेट है कि क्या वाकई में इंसानी बुनियादों पर इस तरह की मदद की जा सकती है। और इसी पर हम आगे प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनहास जी, जो बात यहाँ पर कर्नल TP त्यागी साहब ने रखी और खासतौर से प्रेम कुमार साहब ने कहा कि इंसानी बुनियादों पर मदद होनी चाहिए, और जो कल भी हम डिबेट में यही चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका जैसे जो सुपर पावर मुल्क हैं, रशिया है और इसके अलावा चाइना है, इन मुल्कों को क्या इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंका के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो भारत का सिद्धांत ही यही है, इंसानियत। और भारत सिर्फ श्रीलंका नहीं, अपने हर पड़ोसी देश की मदद करता आया है, चाहे वो पड़ोसी देश हमारे खिलाफ नेगेटिविटी फैलाते रहे। पर आपने देखा होगा जब मेजर अर्थक्वेक्स आए थे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, भारत सबसे पहले वहां सपोर्ट करने पहुंचा था। तो भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों की मदद करता रहा है और श्रीलंका की भी कर रहा है। जैसे कि काफी एक बड़ा मेजर लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने खोला श्रीलंका के लिए, तकरीबन $2 बिलियन का। और अभी फूड और मेडिकल एड और इमरजेंसी फूड एड पहुंचाई जा रही है भारत की तरफ से, फ्यूल दिया जा रहा है वर्थ मोर देन $500 मिलियन। तो ये सब कुछ भारत की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। बट यस, जैसे आपने कहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को सामने आना चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और इस टाइम पे श्रीलंका में जो क्राइसिस हो रहा है उसके आम नागरिक भुगत रहे हैं, उसके पॉलिटिशियन नहीं भुगत रहे हैं। उसके पॉलिटिशियन तो आप देख रहे हैं, कोई कहीं से भागने की कोशिश कर रहा है, कोई कहीं से भागने की कोशिश कर रहा है। प्रेसिडेंट समुद्र में जाके बैठ के और वहां पे यॉट में बैठे या शिप पे बैठे हुए हैं। तो एक आम नागरिक जो गरीब आदमी है वो इस टाइम पे श्रीलंका का भुगत रहा है। जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक डाउनटर्न है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो मेजर कंट्रीज जो है, डेवलप्ड कंट्रीज, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, द स्ट्रॉन्ग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, तो इन सबको सबसे पहले सामने आना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन मदद करनी चाहिए और उनको जल्द से जल्द वहां पे जो जरूरी चीजें हैं वो मुहैया करवानी चाहिए। जरूरी में फ्यूल, फूड और क्या कहते हैं, मेडिकल एड इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि हर चीज को साइड पे रख के भारत का और सब देशों का यही फर्ज बनता है कि वो आगे जाके हेल्प करे, और भारत कर रहा है। भारत सबसे पहले वहां एड पहुंचाने के लिए खड़ा हो गया है, और भारत अभी भी कमिट कर रहा है कि कोई भी अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा तो भारत की टीम्स तैयार है, मेडिकल एड तैयार है वहां पहुंच के हेल्प करने के लिए। बिल्कुल, ये तो एक पॉइंट हुआ कि इंसानी बुनियादों पर पूरी दुनिया को श्रीलंका के साथ इस वक्त खड़ा होना चाहिए। मैं ब्रिगेडियर तरुण मदान जी आपके पास आना चाहूंगा। एक बहुत अहम इशू सर ये भी है डिफेंस को लेकर कि अगर श्रीलंका के इसी तरह के हालात रहे तो जाहिर सी बात है ये खतरा होगा हिंदुस्तान के लिए और पड़ोसी मुल्कों के लिए, और एशिया के जो ममालिक श्रीलंका से जुड़ते हैं उनके लिए, और खासतौर से सबसे बड़ा खतरा तो हिंदुस्तान के लिए हो सकता है अगर इसी तरह का क्राइसिस वहां पर चलता रहा। तो इस क्राइसिस को खत्म कैसे किया जाएगा, और क्या आपको लगता है कि अगर ये क्राइसिस खत्म नहीं होता है तो फिर जो डिफेंस को लेकर जो खतरा वो उसका दायरा बढ़ता चला जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा था कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोरेशन की जो स्थिति है वो बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और वो तब होगी जो आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट है जब वो रिजाइन करेगी तो लोगों का जो आक्रोश है वो वहां पे खत्म होगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि हालात ओवरनाइट नहीं बदलेंगे, लेकिन जो लोगों का आक्रोश है वो जब गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी
तब उनको ये लगेगा हाँ कि हमारी मनपसंद सरकार आई है, वो शायद हमारा कुछ भला करेगी। तो जो वहां की लोकल पुलिस है, लोकल वहां की डिफेंस फोर्सेस है, उनका पहला प्राय ये होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिर हो, पीस हो वहां पे, और तभी आपकी जितनी एड वगैरह है वो वहां पे काम कर सकती है। चाहे आप एग्रीकल्चर एड दें, चाहे मेडिकल एड दें, या कोई भी किसी प्रकार की एड दें, जब वहां पे पूरी स्थिरता होगी कंट्री में तब ये पॉसिबल है। और जैसा हमने बताया कि इंसानियत, अगर आपका इंसानियत का मुद्दा बहुत स्ट्रांग है तो देखिए श्रीलंका का झुकाव आपकी तरफ अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जाए पीछे जो IPKF ऑपरेशन हुए थे, अब उनकी खैर परिस्थिति थी, उसको यहां नहीं रहना चाहूंगा, लेकिन तब भी इंडिया ने बढ़ चढ़ के मदद करने की पूरी कोशिश करी थी। तो उस प्रकार की स्थिति ना आए तो बहुत बेहतर है अगर कंट्री अपने आप को रिस्टोर कर सके। और जो झुकाव उनका चाइना की तरफ है, वो हम्बाटोटा पोर्ट है, वो तो मोस्ट प्रॉब्ली अब मुझे लगता है शायद उनके हाथ से जाएगा, मतलब अब नहीं रहेगा चाइना के हाथ में। तो झुकाव श्रीलंका का ऑटोमेटिकली, इंडिया इज द नियरेस्ट नेबर, तो वो होगा। और हमारे बड़े अच्छे डिफेंस टाइज रहे हैं श्रीलंका से, उनके सोल्जर्स यहाँ आते रहे, उनके ऑफिसर्स यहाँ आते रहे ट्रेनिंग के लिए, तो ये सारी चीजें होती रही हैं। तो मेरे को लगता है कि स्थिति जो है स्टेबलाइज हो जाएगी और बहुत ज्यादा एस्केलेट नहीं होनी चाहिए, और ये स्थिति नहीं आनी चाहिए कि इंडिया को उनके अंदरूनी मामले में इंटरवीन करना पड़े, ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल। मैं प्रेम कुमार साहब आपके पास आऊंगा। प्रेम कुमार जी, श्रीलंका जाहिर सी बात है डिपेंड करता था उसके यहाँ जो खेती होती थी उसके ऊपर, और इसके अलावा सबसे बड़ा जो उसके यहाँ सेक्टर था वो टूरिज्म का था। जिस तरह के अब लंका में हालात हैं तो टूरिज्म तो आप भूल जाइए कि वहां पर कोई अब जो टूरिस्ट हैं वो आने वाले नहीं हैं। इसके अलावा आप देखिए कि वो कर्ज में बहुत ज्यादा डूबा हुआ है। फिर जिस तरह के हालात हैं तो अब सवाल बार बार जहन में यही उठ रहा है कि रिस्टोर कैसे होंगी चीजें। बिल्कुल हुनैरा जी, इस हालात में जबकि कर्ज बहुत है, लेकिन कर्ज ही इसका इलाज भी है जी। और जो कर्ज है दीर्घ अवधि के, उसको और लंबे समय के लिए बनाया जा सकता है। UN को सामने आना चाहिए। चाइना और इंडिया जो कि निकटतम देश रहे हैं, ये दोनों देश को और उदारता के साथ सामने आना चाहिए स्थिति को, आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए। लेकिन जब पॉलिटिकल लीडरशिप करप्ट होगा तो आप पैसा भी दे देंगे तो उस रकम का इधर उधर हो जाएगा। जो अभी का नेतृत्व था उस पर उसका इसी तरह का नेचर था, जनता ने इसीलिए बगावत की है। तो अब ये राजनीतिक नेतृत्व वहां जब बदलेगा तो निश्चित रूप से जनता का गुस्सा भी ठंडा होगा, और वो सही समय होगा जबकि जो दुनिया से मदद मिलेगी वो उसको फिर से संभाला जाए, उस ख्याल से। हमारा हित इसलिए है कि देखिए तमिल बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, तमिल मूल के लोग श्रीलंका में, और एक भाईचारगी का संबंध है, हमारा आने जाने का संबंध है। श्रीलंका में अगर हालात खराब होते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो भारत ही आएंगे, तो वो उनका पलायन हमारी तरफ होगा। इसलिए श्रीलंका में हालात सही रहना, पलायन का हिंदुस्तान की तरफ नहीं होना, इसके लिए जरूरी है कि वो हालात सुधरे। और भारत ने जो मदद की है निश्चित रूप से बहुत सही पहल है, ईमानदारी से पहल की है। हाँ, इंटरप्रेटर जो है, जो उसको इंटरप्रेट करते हैं, वो अलग अलग हमारा मत हो सकता है। जी। लेकिन वास्तव में भारत ने जो मदद की है वो अच्छी पहल है, और इसको और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि श्रीलंका को स्टेबल गवर्नमेंट आए तब तक उसकी मदद हो, ताकि लोग भूख से न मरे। हालात यह है कि घर के लोगों ने खाना कम कर दिया है कि जो अनाज है थोड़ा ज्यादा समय चले, तो ये भी स्थिति ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। तो फौरन जरूरत है, अनाज की जरूरत है, राशन को मुहैया कराया जाना चाहिए, मेडिकल की सुविधाएं दी जानी चाहिए। इस तरह की मदद जो है तुरंत चाहिए। और रकम की जहां तक सवाल है, वो एक बार फिर से उदारता पूर्वक दुनिया को सामने आना पड़ेगा श्रीलंका को संभालने के लिए। श्रीलंका बहुत छोटा देश है, हमारे जैसे हमारे देश में कई राज्य, उससे बड़े बड़े राज्य हैं, तो वहां ऐसा नहीं है कि भारत तो उस श्रीलंका को अकेले संभाल सकता है। लेकिन ये एक देश होता है, एक देश की अपनी गरिमा होती है, उसके हिसाब से पूरी दुनिया का दायित्व है कि श्रीलंका की मदद करे। जी बिल्कुल। प्रेम कुमार साहब, जो आपने कहा कि लीडरशिप बदलेगी, गवर्नमेंट बदलेगी और स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो हालात बदल सकते हैं। मैं प्रोफेसर परीक्षित मनहास जी, क्या वाकई में अगर वहां पर चेहरा बदल जाए, सरकार बदल जाए, कि स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, तो क्या ये चीजें इतनी तेजी से बदलेंगी
जिसे हम इकोनॉमिक क्राइसिस बोल रहे हैं? जी देखिए, पहले मैं जो पिछला आपका सवाल था उस पर थोड़ा सी और रोशनी डालना चाहूंगा। देखिए, श्रीलंका का बेसिक, जैसे आपको पता चला कि एग्रीकल्चर और टूरिज्म था, और उनका मेजर जो कैश क्रॉप्स थे वो टी, रबर और कोकोनट्स और ये सब था। अब श्रीलंका ने क्या किया कि कुछ साल पहले दे स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक डाउनसाइड ये होता है कि उसमें यील्ड बहुत कम होती है, जो प्रोड्यूस बहुत कम होती है, जो कि नॉर्मल जैसे फर्टिलाइजर देके होती है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि श्रीलंका का एग्रीकल्चर गिरता चला गया। तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था उनके इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। दूसरा, ऑब्वियसली टूरिज्म, तकरीबन 12.6% जो श्रीलंका का जीडीपी था, विच वाज डिपेंडेंट अपॉन टूरिज्म, और टूरिज्म की वजह से ही वो चल रहा था। तो राइट फ्रॉम 2019 जब ईस्टर बॉम्बिंग हुए, फिर जब उनके क्या कहते हैं कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, फिर रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन और वो युद्ध शुरू हो गया, फिर कॉन्सिक्वेंटली इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो गई, और उसी के चक्कर में सेंट्रल बैंक ने और मनी प्रिंटिंग शुरू कर दी। तो इतनी प्रॉब्लम्स वो बढ़ती गई कि वो उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता ही चला गया। तो इसको वापस लाने में टाइम लगेगा। 2023 से पहले एंडिंग से पहले ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब आपका जो सवाल कि अगर चेहरा बदलेगा तो क्या कुछ होगा, देखिए ऑब्वियसली पहली चीज जो ये होगी वो एक जो भी उनकी जनरल पब्लिक है, आम नागरिक है, उनको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा जिसे हम कहते हैं सीबीएम। तो एक ये सीबीएम होगा कि नया जब चेहरा आएगा तो पब्लिक को भी तो होगी कि आने वाले समय में शायद कुछ डेवलपमेंट हो, जो हमारा क्राइसिस है उसको हटाया जाए। दूसरी बात यह है कि क्राइसिस अब श्रीलंका खुद नहीं हटा सकता। ये जो नया चेहरा है ये इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेबल चेहरा होना चाहिए, क्योंकि अब ये नया चेहरा ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाके भारत जैसे देशों के पास जाके कुछ ना कुछ डिमांड्स और या लोन्स मांगेगा। तो वो उसी की क्रेडिबिलिटी पे ये लोन्स मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि नया चेहरा आना ही चाहिए, नया चेहरा भी है और जाना पहचाना चेहरा भी होना चाहिए, और जिसे दुनिया एक तरह से कबूल भी करे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कर्नल टीपी त्यागी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले ब्रिगेडियर तरुण मदान जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि हमेशा किसी भी क्राइसिस में दो फैक्टर्स होते हैं जी। एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। जो मेरे सहयोगी हैं लगभग सबने वो सारे फैक्टर्स लिस्ट आउट कर दिए। इस समय बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक एड मिलती भी है तो उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन जैसे लोग बता रहे हैं, दैट हैज टू बी ओवरसीन। अगर वो सही ओवरसीन नहीं होगा तो फिर जिसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो है, मैंने कहा ना, लॉ एंड ऑर्डर, जब तक लॉ एंड ऑर्डर स्टेबलाइज नहीं होगा कंट्री में, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अगर स्टेबिलिटी की स्थिति आ जाती है तो बाकी जो बिजनेस हाउसेज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं इंटरनेशनल, वो भी चाहेंगे और श्रीलंका को उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो हमारी कंपनी में हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें, और जो हमारी इकोनॉमी है जी वो मजबूत हो उस लिहाज से। तो ये सारे बिल्कुल, यानी श्रीलंका के आवाम को भी ये सोचना होगा कि ये जो हंगामा, आगजनी और सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट, इस पे एक तरह से उन्हें काबू करना होगा, क्योंकि खुद जिम्मेदारी अब श्रीलंका के आवाम की भी बन रही है कि किस तरह से जो अपनी अच्छी छवि है वो दुनिया के सामने पेश करें। मैं कर्नल टीपी त्यागी जी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी मुल्क के लिए। श्रीलंका में आप देखिए कि प्रेसिडेंट के घर में किस तरह से लोग जो प्रोटेस्टर्स हैं वो घुस गए, कैरम खेल रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, और पीएम का जो घर है उसको आग लगा दी गई। तो इस लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने में क्या आपको लग रहा है कि डिफेंस से जुड़ा हुआ यह भी मामला है? देखिए, अलावा इसके कि पीएम के घर को आग लगा दी गई, इसके अलावा और कोई वहां पे आगजनी का, संपत्ति लूटने का मामला नहीं आया। श्रीलंका के लोग समझदार हैं, उन्होंने संपत्ति का नुकसान नहीं किया ये कह के कि ये हमारे देश की संपत्ति है। वो पाकिस्तान नहीं है कि वहां पे जो हो जाए चलो हम क्या बोलते हैं, तो उन्होंने ये नहीं किया। लिहाजा जैसे ही चेंज ऑफ गवर्नमेंट होता है और ये गोटाबाया राजापक्षे अपना इस्तीफा देते हैं, तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर तो उनका कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन जितने अब तक उपाय बताए गए बड़े अच्छे हैं, मगर ये इमीडिएट नहीं है। जब घर में आग लग जाए तो आदमी कानून, कायदे और संविधान के हिसाब से नहीं चलता, उसे फौरी इलाज चाहिए। अब क्या हो सकता है, वहां फिर वही बात आती है कि दुनिया में बड़े बड़े लीडर होंगे
लेकिन सम्मानित लीडर आज की तारीख में केवल इंडिया है जो अपोजिट पार्टीज के साथ भी एक अच्छी इक्वेशन मेंटेन करता है। अब अगर इंडिया एक इस किस्म की कॉल दे, कोई खुद होके मदद नहीं करता, मदद मांगनी पड़ती है। इंडिया ये कॉल दे कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन के अंदर दुनिया भर के पैसे झोंक दिए, डॉलर झोंक दिए, उनसे ये कहा जाए कि लोग वहां भी मर रहे हैं और लोग अगर बहुत अच्छी बात, भी मर रहे हैं, ये भूख से मर रहे हैं, वो गोली से मर रहे हैं। तो जब मर रहे हैं तो उनमें से वो मदद का 10% अगर लंका में दे दिया जाए तो इमीडिएट इन्फ्यूजन ऑफ डॉलर्स के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं IMF से लोन ले लो। अरे IMF से लोन लेने का मतलब है कि आप सब्सिडीज को कट कर दो जनता के खिलाफ, पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दो जनता के खिलाफ, आप उसमें टैक्स जो है वो बढ़ा दो अगेन जनता के खिलाफ। यार IMF से लोन लेना तो एक फंसने वाली स्थिति हो जाती है। आवश्यकता इस समय नहीं, बहुत अच्छी बात कर्नल टीपी त्यागी साहब आपने कही कि यूक्रेन के साथ तो अमेरिका या इस तरह के जो सुपर पावर हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस तरह के हालात में खड़े हो जाते हैं, लेकिन श्रीलंका में जहां भूख से लोग मर रहे हैं इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। यूक्रेन में तो अमेरिका अपना फायदा देख रहा है या दूसरे जो ममालिक हैं अपना फायदा देख रहे हैं, लेकिन श्रीलंका में उनको अपना फायदा नजर नहीं आता है और शायद इसी वजह से श्रीलंका के लोगों के हालत पे उन्हें तरस भी नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। कर्नल टीपी त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रेम कुमार साहब, प्रोफेसर प्रेक्षित मनहास जी और ब्रिगेडियर तरुण मदान जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।